विद्यार्थियों, क्लास 12 हम पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, हमारा अध्याय 4, उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे 4.6 विद्युत धारावाही पाश या लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लूप या कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन व्यंजक करेंगे और इसी के साथ करेंगे विद्युत धारावाही पाश या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि धारावाही लूप और धारावाही कुंडली होती क्या है। देखिए, यदि एक कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, जिस पर किसी विद्युत रुद्ध पदार्थ की परत चढ़ी हो, इंसुलेशन हो, और उसको एक सर्किल के रूप में मोड़ दिया जाए, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए और उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? धारावाही लूप कहते हैं। एक तार हो और उसको हमने वृत्त की आकृति में मोड़ दिया इस तरह से और उसमें धारा आई प्रवाहित कर दी, तो इसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। और यदि ऐसे कई सर्किल बने हुए हैं, फेरों की संख्या एक से ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कॉइल, धारावाही कुंडली, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? धारावाही कुंडली कहा जाता है। धारावाही कुंडली हो या लूप हो, हम पढ़ चुके हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव में पहले वीडियो में, जब हमने इस यूनिट को शुरू किया था और उसमें बायो-सेवर्ट नियम का डेरिवेशन किया था कि जब किसी तार में धारा बहाई जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यह है कि यदि लूप में धारा बह रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब है धारावाही लूप या कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकलती है, जिसको हम कर्ल लॉ भी कहते हैं, कर्ल रूल भी कहते हैं। इस चित्र में देखिएगा, यदि एक लूप है, इसमें धारा ये आई प्रवाहित हो रही है। यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें और उंगलियों को कर्ल करें यानी मोड़ें, तो उंगलियां ऊपर की तरफ मुड़ेंगी। तो जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस कंडीशन में। और यदि धारा उल्टी दिशा में बह रही है, इस तरफ बह रही है, तो आपका अंगूठा धारा की दिशा में होगा तो उंगलियां नीचे की तरफ कर्ल होंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ होगी। बड़ा सिंपल सा रूल है। उंगलियों को आप कर्ल कीजिए और अंगूठे को उस दिशा में रखिए जिस दिशा में धारा बह रही है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से निकाल सकते हैं। ये दाहिने हाथ की हथेली का कर्ल रूल है, इससे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी डेरिवेशन से पहले। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि उस लूप से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो ये एक लूप है जिसमें आई धारा बह रही है। आपने बायो-सेवर्ट नियम पढ़ा है। बायो-सेवर्ट नियम केवल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है। उससे अल्पांश के कारण किसी तार के छोटे हिस्से, धारा अवयव जिसको कहते हैं, करंट एलिमेंट जिसको कहते हैं, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पूरी कॉइल से हमको यदि निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉइल को अनेक अल्पांशों में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो हमने इसके दो अल्पांश लिए हैं, एक ये A जिसकी लंबाई dl है और इसके अपोजिट व्यास अभिमुखी स्थिति जिसको कहते हैं, वहां a' लिया है। दोनों की डिस्टेंस जो है इन अल्पांशों की dl है। इसकी त्रिज्या, इस लूप की त्रिज्या r है, कैपिटल R, और इसका केंद्र क्या है? O है। इसके केंद्र O से इसकी x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सारा चित्र हमने समझ लिया है, आगे का और हम आगे समझेंगे। तो ये दो अल्पांश हो गए। इस A से इस अल्पांश A से इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। इसी तरह A' से दूरी स्मॉल r है जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो यदि हम इस अल्पांश से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बायो-सेवर्ट नियम हमने पढ़ा है। किसी अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है
dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। आई के समानुपाती, डीएल के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, उससे ये रूल बना। तो इसको हम कहते हैं बायो-सेवर्ट नियम। तो इस अल्पांश के कारण तीव्रता का जो परिमाण होगा वो ये आएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हम देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको दे दिया। ये जो थीटा है यहां जो आ रहा है वो धारा अवयव ए यानी इस करंट एलिमेंट ए और इसे बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है। यहां पर कोण बनता है, ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का जब ये कोण है तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो हम यहां पर थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने क्या रख दिया? साइन 90। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब है यहां 1 आ गया। तो हमारा dB इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। लेकिन ये इस अल्पांश से तीव्रता का क्या आ गया? परिमाण आ गया। चूंकि ये सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, दाहिने हाथ की हथेली के नियम से यदि हम इस अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा निकालें तो वो इन दोनों के तल के लंबवत होती है और वो दिशा होती है PQ। यानी समीकरण 2 में ये जो दिशा है इससे जो निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण dB, इसकी दिशा PQ, इसके लंबवत होती है। तो ये क्या आएगी? PQ आएगी। और इस अल्पांश से A डैश से यदि हम निकालेंगे तो परिमाण तो यही आएगा, क्योंकि दूरी क्या है? R है। दूसरे अल्पांश से भी परिमाण इतना ही आएगा, समीकरण 2 की तरह, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 वहां भी बंद हो जाएगा, लेकिन दिशा नीचे की तरफ होगी, ये PQ डैश। इस अल्पांश के कारण लंबवत दिशा में, यानी आप यदि इसको देख रहे हैं तो आपकी तरफ दिशा होगी PQ और PQ डैश आपके अपोजिट दिशा होगी, नीचे की तरफ होगी। तो इस तरह से PQ और PQ डैश होगी। अब इस dB को, ये जो dB निकाली है उसको हम 11th में पढ़े हैं, किसी भी सदिश राशि को 2 घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट करेंगे हम। चलिए हम यहां देखते हैं कैसे कंपोनेंट होंगे। 2 अल्पांशों में, अल्पांशों के कारण, इन दोनों अल्पांशों के कारण जो dB बनी उसको 2 घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। इस अल्पांश के कारण इस अक्ष के लंबवत जो घटक होगा वो होगा dB cos phi, और इस अल्पांश के कारण भी लंबवत जो घटक होगा इसका वो होगा dB cos phi। ये अपोजिट दिशा में है और परिमाण में बराबर है। dB cos phi, dB cos phi आप देख रहे हैं, एक की दिशा Pn है और एक की दिशा Pn डैश है, तो बराबर और विपरीत दिशा में है। इसलिए ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? निष्फल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अक्ष के जो समानांतर घटक हैं वो क्या होंगे? dB sin थीटा, dB sin phi। यहां ये phi कोण है, ये वाला कोण phi है, तो ये भी phi होगा। तो ये dB sin क्या है? phi है। तो इसका A अल्पांश के कारण जो हुआ dB sin phi और इस A डैश अल्पांश के कारण हुआ, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 2dB sin phi। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या है? जुड़ जाएंगे। तो इन 2 अल्पांशों के कारण, A और A डैश अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 2dB sin phi। लेकिन ये तो 2 अल्पांशों से निकली, हमें पूरे लूप के कारण निकालना है, तो पूरे लूप को हम ऐसे कई अल्पांशों में बांट सकते हैं। तो गणित में हम जानते हैं, जब हम समेशन करते हैं तो उसको कहते हैं हम समाकलन। जब इकट्ठा करते हैं तो क्या निकालते हैं? समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। तो गणित में इकट्ठा निकालने का, बड़ी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बड़ा निकालें कोई भी चीज, कार्य हमने छोटा निकाला, अल्प कार्य तो dW लिखते हैं, और संपूर्ण कार्य निकालना है तो dW का क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। इस तरह से
इस लूप के कारण इस बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो हमें इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ऐसे सारे जुड़ जाएंगे। 10 अल्पांश है 10 dB sin phi, तो कंप्लीट अल्पांश निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसका समेशन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 2 हमारा क्या था, वो sin 90 हमने 1 किया था, तो dB इक्वल्स टू क्या आया था, μ0/4 I dl/r²। तो इस dB के स्थान पर हम ये मान रख देंगे। तो अब ये आ जाएगा ये दूसरा समीकरण और ये हमारा तीसरा समीकरण। हमने दूसरे की वैल्यू यहां रखी तो ये आ गया dB sin phi, dB की वैल्यू रखी तो ये आया μ0/4 I dl/r² sin phi। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हमें इस पूरे डायग्राम से इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले साइन फाई को देखें, ये फाई है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने यानी फाई के सामने क्या है, ये OA है और ये वैल्यू क्या है, R है, और कर्ण क्या है, ये AP, और वो वैल्यू क्या है, स्मॉल r है। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे कर्ण यानी R कैपिटल R अपॉन R इस डायग्राम में, यानी OAP ट्राइंगल में आप देख सकते हैं। अब हम ये निकाल लिए किसकी, साइन फाई की वैल्यू। अब हमने साइन फाई की वैल्यू यहां पुट कर दी समीकरण 4 में, तो हमारा ये इक्वेशन इस तरह से हो गया, इंटीग्रेशन μ0/4 I dl/r² साइन फाई की जगह R/r हो गया। अब हम इनमें से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। r² से का r से मल्टीप्लाई होगा तो r³ आ जाएगा। μ0/4 कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, केवल dl लंबाई को हमें निकालना है, तो dl इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, 6। अब एक लूप है यानी एक वृत्त है, और वृत्त की पूरी लंबाई कैसे निकलती है, उसकी परिधि से निकलती है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो इस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो इस लूप की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, सारे अल्पांश जुड़ गए यानी टोटल लेंथ हमको निकालना है, टोटल लेंथ ही उसका इंटीग्रेशन है, समेशन है। तो ये dl की वैल्यू क्या हो गई, 2π कैपिटल R। हमने समीकरण 6 में ये वैल्यू रख दी, तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा, μ0/4 I कैपिटल R अपॉन R³ इंटू 2π कैपिटल R। अब ये कैपिटल R एक यहाँ है और यहाँ कैपिटल R है, इसको हल करेंगे तो μ0/4 I 2π R² अपॉन R³ ये अभी हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है कि इसमें ये हमारा 8वां इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना है, फिर से समकोण त्रिभुज OAP को देखना है। OAP में चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AP स्क्वायर। OA की वैल्यू क्या है, कैपिटल R स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x स्क्वायर, और कर्ण कितना है, AP स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R² प्लस x स्क्वायर। अब स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, तो स्मॉल r निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी √r² प्लस x स्क्वायर। अब यही हम R³ की वैल्यू हमको चाहिए, स्मॉल R³ की, तो R³ निकाल लेते हैं, क्योंकि रूट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर है ये। अब इसकी त्रिघात यदि निकालना है तो इसमें ऊपर 3 का गुणा होगा तो ये 3/2 हो जाएगी। तो R त्रिघात की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारा R² प्लस x² की पावर 3/2, 3 का गुणा हो गया इसमें घात में, तो 3 1 जा 3, 3/2 आ गई। ये इक्वेशन 9 आ गया और ये इक्वेशन 8 है। R³ की वैल्यू हमने निकाली, पुट कर दीजिए इक्वेशन 8 में R³ की वैल्यू, तो 8 उड़ने से हमारे पास आएगा μ0/4 I, ये 2π R² वैसे ही का वैसा, और ये R³ की जगह हम ये 9 की वैल्यू रख देंगे, समीकरण 9 की, R² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारा 8वां इक्वेशन आ गया। अब ये जो हमारे पास आया, ये इस लूप के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के रूप में लिखा है। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है। जो आपने विद्युत में पढ़ा फर्स्ट यूनिट में, इसकी जगह लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसकी वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो इजीली आप रख के और वैल्यू रख के कोई आंकिक सवाल कर सकते हैं। अब यदि इसको और सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पाई से क्या हो जाएगा, ये पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा। तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r² प्लस x² की पावर 3/2। एनसीईआरटी की बुक में यहां तक दिया है, ये भी सही है। ऊपर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट के रूप में आप लिख दें, और ये भी सही है। ये तो एक लूप से निकली। लूप के कारण यदि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो यहां तक आएगा। अब आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही बताया वीडियो के कि कुंडली का मतलब हो कि उसमें कई फेरे हों। यदि वृत्ताकार लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली है तो इस संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक लूप के कारण ये है। तो कई लूप हैं और n फेरे हैं, तो यहां कैपिटल N का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा B = N म्यू नॉट आई r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। इस रूप में यदि लिखना है तो यहां कैपिटल N का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रूप में निकाल देंगे। अब बात आती है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसकी दिशा क्या होती है, अक्ष की दिशा में। यदि कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त है, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो दिशा अक्ष के अनुदिश ये बाहर की तरफ होती है। ये अनुदिश हुआ और इसमें बाहर की तरफ दिशा होगी। और यदि ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, इस डायरेक्शन में है, तो ये अंदर की तरफ होती है, अक्ष के अनुदिश अंदर की तरफ। ये सारा का सारा दाहिने हाथ के हथेली के नियम से निकलता है। कुल मिलाके यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, और यदि क्लॉकवाइज है तो अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर दिशा होती है। तो इस तरह से हमने आज ये डेरिवेशन किया अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा। और देखिए, बायो-सैवर्ट नियम के यूज से हमने लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन निकाला, और उसी बायो-सैवर्ट लॉ से हम इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। हमने उसे क्वाइल के भी लिए कन्वर्ट किया n का मल्टीप्लाई करके, और इसे भी हम कुंडली का कन्वर्ट करेंगे। तो एक लूप, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, एक तार इंसुलेटेड वायर जिसको सर्किल बना के मोड़ दिया जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उसको कहते हैं हम लूप। तो ये एक लूप है जिसका केंद्र O है और इसका रेडियस क्या है, R है। इसमें I धारा दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसके केंद्र पर तीव्रता निकालने के लिए हमें इसकी परिधि को बहुत सारे अल्पांशों में बांटना पड़ेगा। तो हमने कई अल्पांशों में इसको बांटा। इसका एक अल्पांश यानी करंट एलिमेंट AB है जिसकी लेंथ dl है। एक्चुअली में करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है ये वेक्टर dl है और इसका डायरेक्शन धारा की दिशा में होता है। और ये जो त्रिज्या है इस करंट एलिमेंट पर परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा की दिशा है और ये त्रिज्या है। तो थीटा की वैल्यू यहां 90 डिग्री आती है, इसलिए यहां 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो हमने ये मान लिया कि एक लूप है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, I धारा बह रही है, dl लंबाई के कई अल्पांशों में हमने इसको बांटा। तो बायो-सैवर्ट नियम ये कहता है कि इस अल्पांश करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I sin थीटा अपॉन r² होगी। ये बायो-सैवर्ट नियम लिखा हुआ है। यदि अल्पांश और अर्पांश को उस बिंदु से जहां पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच का कोण थीटा हो तो हमारा बायो-सैवर्ट नियम ये होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है, dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I sin थीटा अपॉन r²। अब हमने ये देखा कि ये हमारा इक्वेशन आया। तो धारा अवयव जो है, करंट एलिमेंट है, वो I वेक्टर dl होता है और इसकी दिशा जैसा कि मैंने पहले ही बताया धारा की दिशा में होती है। और ये धारा स्पर्श रेखा के अनुदिश है ये,
और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो हम इस इक्वेशन में साइन थीटा जो लिखा हुआ है वहां थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 हमारा होता है 1, तो हम साइन 90 की वैल्यू रख देंगे 1। तो हमारा इक्वेशन इतना रह जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम से निकलती है और यह कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। कैसे होगी, बड़ा सिंपल सा नियम है। यदि आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो आप देखें कि आई के डायरेक्शन में यहां जब अंगूठा आप ऊपर की तरफ करेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे तो उंगलियां अंदर की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी। तो ये क्रॉस बना हुआ है, ये अंदर की तरफ दिशा को व्यक्त करता है, यहां अंदर की ओर होगी। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो हम कर्ल करते, अंगूठे को धारा की दिशा में करते और उंगलियों को यदि मोड़ें तो उंगलियां हमारी तरफ मुड़ेंगी, हमारी तरफ मुड़ेंगी यानी बाहर की तरफ होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी लूप में या कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है, क्लॉकवाइज होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है, लंबवत अंदर की तरफ। और यदि एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये आप ध्यान रखें डायरेक्शन के लिए। अब यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया, इस वृत्ताकार लूप साइन 90 को 1 किया। ऐसे बहुत सारे लूप में हमने इसको बांटा है, तो सारे लूप बहुत सारे अल्पांशों में हमने बांटा है, करंट एलिमेंट्स में बांटा है। तो इस केंद्र पर इस पूरे लूप के कारण हम तीव्रता निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। dB तो एक अल्पांश से आई, तो हम पूरे अल्पांशों को जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब समाकलन करना। इस dB की वैल्यू अब इस इक्वेशन 2 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें से जो कांस्टेंट राशियां हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है 10 टू द पावर -7, आई धारा कांस्टेंट बह रही है, आर स्क्वायर इसकी रेडियस कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। यानी इंटीग्रेशन के अंदर केवल लंबाई रहेगी, DL रहेगा। अब इंटीग्रेशन DL का मतलब इस पूरे लूप की पूरी लंबाई। और आप जानते हैं ये सर्किल है, तो सर्किल की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL आएगा 2 पाई r। तो यहां हमारा इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 2 पाई r। तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 3 बदल के हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। अब इस r से इस r स्क्वायर का एक r कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन r, टेस्ला इसका यूनिट है। आप इसकी जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आई लूप से। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पाई से पाई को काट दें, हम उसे भी देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ लूप के कारण। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन आया, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन लूप के हैं। क्या करेंगे, इस पाई से इस पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन R, और ये नीचे 2 बचा 2R। तो ये दोनों इक्वेशन काय के हैं, लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ। अब यदि हमें इसमें n फेरों हो, क्वाइल हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरे की कुंडली है, कैपिटल N फेरे की, तो यहां पर क्या करेंगे, n का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, ये पहले इक्वेशन का है। तो ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। यदि इसमें n का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा, यानी ये दोनों कुंडली के सूत्र हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इसमें कांस्टेंट लगा हुआ है, 10 टू द पावर -7 लिख के आप आंकिक प्रश्नों को हल करते समय इसको यूज कर सकते हैं। फेरों की संख्या अकेली दी है, म्यू नॉट की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी, तब भी आपको यहां 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 रखना पड़ेगा। तो दोनों कॉइल के सूत्र हैं, ये दोनों लूप के सूत्र हैं।
तो आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बात और, हमने इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी बायो-सेवर्ट नियम से। ये डायग्राम हमने यूज किया था। यहां 2 फैक्टर किए थे, dv cos फाई कैंसिल हो गए, 2 dv sin फाई ये जुड़ गए और हमने फिर इसका समाकलन कर दिया था। तो हमारा जो फार्मूला आया था अक्ष का, उससे भी हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अक्ष का हमारा फार्मूला क्या था, ये आया अभी कुंडली के केंद्र पर। अक्ष का हमारा सूत्र ये आया था, तो ये हमने निकाला था μ0/4 पाई I इंटू 2 पाई r² प्लस x² की पावर 3/2। ये अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि हम इससे केंद्र पर तीव्रता का व्यंजक निकालना चाहते हैं तो ये जो दूरी है x, ये O से लेके केंद्र से लेके इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P की दूरी है। अब हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ही है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 0 होगी। x की वैल्यू यदि हम यहां 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा r² की पावर 3/2, यानी 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई I 2 पाई r²/r³। अब r² से इस r³ को कैंसिल करेंगे तो केवल r बचेगा, यानी 2 पाई I/r। हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई I/r। यहां देखें, यही आया था हमारा जो हमने डेरिवेशन किया, फुल डेरिवेशन। यहां स्मॉल आर है, यहां कैपिटल आर है। उसका कारण यह है कि यहां हमने रेडियस को क्या माना है, कैपिटल आर माना है। इक्वेशन वही है। तो आपने देखा कि आप अक्ष के फार्मूले में x की वैल्यू 0 रख के आप वही केंद्र के पर तीव्रता के सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपने देख लिया, और वही सूत्र जो μ0/4 पाई। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूले काहे के हैं, लूप के कारण। यहां n नहीं है ना, लूप के कारण, लूप में यदि धारा बह रही है तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई 2 पाई/r या μ0I/2r। और ये किसका है, क्वाइल का है, जिसमें हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। और क्वाइल के भी इस तरह से 2 हो जाएंगे, तो ये दोनों क्वाइल का निकालेंगे, कुंडली का निकालेंगे तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपने आज देखा कि कुंडली के या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम किस तरह से निकालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर करिएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज आपने जो कुछ पढ़ा है, जो डेरिवेशंस किए हैं, उनके अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, जो दूसरा डेरिवेशन हमने किया, किसी विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीसरा एक आंकिक प्रश्न आपको हल करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 फेरों की कुंडली में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, ये प्रश्न। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वृत्ताकार धारावाही के कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध है, ये आपको लिखना है। अब आप अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में समय सारणी के अनुसार अध्ययन करिएगा और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।